गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन, जिसमें हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं अपने चल रही थी, लास्ट पोर्शन था, और जिसमें थर्ड टाइप रिएक्शन थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो आज स्टार्ट करवानी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो हेलो एरीन जो होता है वो हेलो एल्केन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, और यहीं से बोर्ड एग्जाम में मोस्टली प्रश्न बनता है कि हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। ये 2016 में और 2019 में अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, पहले अपन थ्योरी में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ कि हेलो एरीन जो है, हेलो एरीन नाभिक स्नेही होती हैं। हेलो एरीन जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलो एल्केन की तुलना में क्या है, कम क्रियाशील हैं। तो देखिए समझना, अपने को क्या बात याद रखनी है कि हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील हैं। तो कम क्रियाशील याद रखना है। अब वो क्यों है वो अपने को समझना है। तो इसके देखो 4 कारण दिए गए हैं, इसके 4 कारण दिए गए हैं, वह इसकी क्रियाशीलता कम क्यों होती है। तो उसमें अपने पहला कारण है वो है अणुनाद है, जो रीज़न है अणुनाद प्रभाव, वो अपन समझते हैं। तो हेलो एरीन में देखो क्या होता है कि अपन बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों की संरचनाओं की। तो हेलो एरीन की संरचना इस प्रकार से होती है, जो अपने को पता है, अपन ने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्टिव पार्ट में, इस प्रकार से ये होती है। और यदि अपन बात करें हेलो एल्केन की तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है RCH2X। एक जनरल उदाहरण लिया है मैंने 1 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो, अब यदि अपन बात करें इसकी और इस वाले हेलोजन की, तो हेलो एरीन में जो हेलोजन होता है, हेलो एरीन में जो हेलोजन है वो इस बेंजीन वलय के साथ अणुनाद में उपस्थित रहता है। मतलब यहाँ पर क्या है, अणुनाद उपस्थित होता है। किसमें, हेलो एरीन में अणुनाद प्रेजेंट। और यदि अपन बात करें हेलो एल्केन की तो यहाँ पर इस प्रकार का अणुनाद नहीं होता। तो यदि अपन बात करें अणुनाद की तो यहाँ पर अणुनाद क्या है, अनुपस्थित है, अभाव होता है अणुनाद का, यहाँ पर नहीं होता। अब देखो अणुनाद होगा तो जब इनकी अपन अणुनादी संरचनाएं पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि इसके कार्बन और हेलोजन बंध जो है उसमें द्विबंध के गुण आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अणुनादी संरचनाओं में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो जब द्विबंध का गुण आएगा, और अपने को पता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही जो होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, इसकी जहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है ना उस वाले कार्बन पर ही नाभिक स्नेही अटैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि नाभिक स्नेही यहाँ पर अटैक करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तुलनात्मक रूप से यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। तो नाभिक स्नेही सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, यहीं पर अटैक करता है। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ये CX बंध आसानी से नहीं टूटेगा, और जब ये CX बंध आसानी से नहीं टूटेगा तो इसकी रिएक्टिविटी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलो एल्केन की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हेलो एल्केन में इस प्रकार का कोई द्विबंध का लक्षण नहीं पाया जाता। तो पहला रीजन क्या हो गया, अणुनाद प्रभाव। तो इसको उतार लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका थ्योरेटिकल समझाता हूँ इसमें किस प्रकार से ये होगा। तो देखो अब इसके थ्योरी की बात करते हैं, इसको स्टेटमेंट वाइज अपन कैसे लिखेंगे तो वो अपन देखते हैं अणुनाद प्रभाव का कारण क्या है। तो देखिए ये उतार लिया होगा आपने। तो देखिए पहला रीजन अपन पढ़ रहे थे अणुनाद प्रभाव, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेलो एरीन में हेलोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अणुनाद में रहते हैं। तो उसका एक थ्योरी में किस प्रकार से अपने लिखा, देखो कि हेलो एरीन में हेलोजन समूह के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अणुनाद में रहते हैं। मतलब यहाँ पर अणुनाद पाया जाता है, अणुनाद में रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हेलो एरीन के CX बंध में जो आंशिक द्विबंध के लक्षण मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण इसके CX बंध का टूटना क्या हो जाता है, कठिन, मतलब आसानी से नहीं टूट पाता। जबकि हेलो एल्केन में बात करें तो उसके एल्किल और हेलोजन समूह में अणुनाद नहीं होता। अतः हेलो एल्केन का CX बंध अपेक्षाकृत आसानी से
टूट जाता है। और यही कारण है कि हैलोएरीन हैलोएल्केन की तुलना में क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। ये जो प्रश्न है भाई कम क्रियाशील होते हैं, ये प्रश्न अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2016 में और 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। ये तो हो गया अपना पहला रीज़न। अब दूसरा है CX बंध में संकरण। मतलब इसमें जो अपनी NCERT बुक है उसके अंदर 4 कारण बता रखे हैं। पहला जो कारण है वो तो है अनुनाद प्रभाव, सेकंड जो कारण है वो है CX बंध में कार्बन परमाणु का संकरण, तीसरा है इसमें जो मध्यवर्ती या जो फेनिल धनायन बनता है उसका स्थायित्व स्टेबिलिटी वही कम होगी या ज़्यादा होगी उस पर भी इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, और फोर्थ कारण है संभावित प्रतिकर्षण। तो ये 4 कारण हैं जिनके कारण ये माने गए हैं जिसके कारण इनकी क्रियाशीलता कम होती है। और वैसे बेसिकली जो मेन रीज़न है वो ये था अनुनाद प्रभाव। अब दूसरा लिखिए आप, दूसरा कारण दूसरा जो रीज़न है वो है CX बंध में कार्बन परमाणु के संकरण के कारण। देखो संकरण से किस प्रभाव से संकरण के कारण किस प्रभाव से इसकी रिएक्टिविटी प्रभावित होती है हैलोएरीन की, वो अपन समझते हैं। तो यदि अपन बात करें हैलोएल्केन की, या दोनों को ले लेते हैं अपन साथ में, हैलोएरीन और दूसरा है अपने हैलोएल्केन, तुलनात्मक रूप से अपन पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। सबसे पहले अपन इनकी बात करेंगे संरचना की। तो देखिए संरचना, फिर होगा अपने संकरण, संकरण के बाद में प्रतिशत S लक्षण, प्रतिशत S लक्षण के बाद में विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसकी बॉन्ड लेंथ, और फिर बॉन्ड लेंथ के आधार पे ही अपन क्या करेंगे इसकी रिएक्टिविटी को निर्धारित करेंगे, वह रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। ये लीजिए टुवर्ड्स SN रिएक्शंस। ये लीजिए, तो देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके संरचना की। तो हैलोएरीन की यदि अपन बात करें तो हैलोएरीन में जहाँ हैलोजन जुड़ी हुई रहती है वो कार्बन इस प्रकार से रहता है, मतलब उस कार्बन का संकरण होता है sp2। यदि अपन हैलोएल्केन की बात करें तो उसमें इस प्रकार से रहता है, अर्थात इसमें कार्बन का संकरण आता है sp3। तो इस आधार पर यदि अपन प्रतिशत S लक्षण ज्ञात करें तो यहाँ पर प्रतिशत S लक्षण हो जाते हैं अपने 33.3%, और sp3 के आधार पे अपन ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे प्रतिशत S लक्षण हो गए 25%। और अपन ने पढ़ा है कि जिसमें परसेंट S करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CX बंध में इसकी होगी, मतलब इस कार्बन की होगी। फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी मतलब परसेंट S करेक्टर है या लक्षण जो हैं वो समानुपाती होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो होती है व्युत्क्रमानुपाती बॉन्ड लेंथ की, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो इनमें इसमें और इसमें से बॉन्ड लेंथ होगी इसकी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट S करेक्टर कम है, तो जिसमें प्रतिशत S लक्षण कम होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये अगर अपन देखें इसका प्रैक्टिकल मान तो वो आता है 177 पिकोमीटर, और इसकी यदि अपन बात करें तो वो आता है 169 पिकोमीटर। और अब बात करते हैं इस आधार पर यदि अपन रिएक्टिविटी का निर्धारण करें तो जिसकी बंध लंबाई, क्योंकि जो रिएक्टिविटी होती है समझना कि यहाँ पर बंध लंबाई इसकी ज़्यादा है, तो बंध लंबाई इसकी ज़्यादा है तो जिसकी बंध लंबाई ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इस हैलोएल्केन की बंध लंबाई ज़्यादा आता है, इसकी रिएक्टिविटी भी के प्रति क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पर बंध लंबाई ज़्यादा होगी वहाँ CX बंध का टूटना अपेक्षाकृत आसान होगा, इसलिए हैलोएल्केन ज़्यादा क्रियाशील होंगे और हैलोएरीन जो हैं वो इस कार्बन परमाणु के संकरण के कारण क्या होंगे, कम क्रियाशील होंगे SN1 अभिक्रिया के प्रति। तो ये अपने दूसरा कारण भी हो गया स्पष्ट। तो आप लास्ट में लाइन अपन लिख सकते हैं, अतः उपरोक्त जो वर्णन है या उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर
अपन कह सकते हैं कि हैलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। फिर लिखिए अपने तीसरा पॉइंट जो है वो है फेनिल धनायन का स्थायित्व। तीसरा है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, धनायन का स्थायित्व। वैसे तो अनस्टेबिलिटी होती है इसकी, लेकिन अपन स्थायित्व के रेस्पेक्ट में इसको समझ लेते हैं। देखिए अपन बात करते हैं हैलो एरीन की। तो हैलो एरीन में इस प्रकार से होता है ये बंध, इसमें ये वाला बंध टूटता है। तो जैसे ये बंध टूटेगा तो यहाँ पर ये बनेगा, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनावेश। अब ये जो धनावेश है, ये जैसे ही यहाँ पर धनावेश आएगा, इस कार्बन परमाणु का संकरण हो जाएगा sp। इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और बाकी शेष कार्बन परमाणु का संकरण अपने क्या है, sp2। तो इसलिए ये संरचना पहले तो ये जो वलय होगी वो असमतलीय वलय हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा, ये धनावेश जो है वो धनावेश इस डबल बॉन्ड के -I प्रभाव के कारण, क्योंकि यहाँ पर देखो एकांतर क्रम में ये नहीं है, और एकांतर क्रम में यदि ये है भी तो ये फिर एक तल में नहीं है। अनुनाद कब होता है, जब ये समतलीय संरचना हो। तो ये समतलीय संरचना नहीं है, तो यहाँ पर ये इसके साथ अनुनाद में नहीं है। अब जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वहाँ पर कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड का -I प्रभाव लगेगा, और -I प्रभाव क्या करेगा, इस जो कार्बन परमाणु है वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, मतलब इसके आवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। और किसी भी आवेशित परमाणु के आवेश में यदि वृद्धि होती है तो उसका स्थायित्व क्या रहता है, घट जाता है। ये अपन ने पढ़ा था, या 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आवेश जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके, मतलब चार्ज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्टेबिलिटी के या स्थायित्व के। ये लीजिए, तो जिसमें आवेश ज़्यादा होगा इसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। और चूंकि यहाँ -I प्रभाव लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन परमाणु से, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर धनावेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। और धनावेश में वृद्धि होगी, आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दूसरा है कि इसका जो स्थायित्व होता है वो इस -I प्रभाव के कारण घट जाएगा। ये लीजिए, ठीक है ना। तो इस कारण से ये जो फेनिल धनायन बना हुआ है, फेनिल धनायन, ये अनस्टेबल होता है। जब ये अनस्टेबल कंपाउंड संरचना में बनेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं होगी, या उस वे को प्रेफर नहीं करेगी जहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी घटे या अनस्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण हो गया भाई, इसमें CX बंध टूटता है तो CX बंध के टूटने पर जो फेनिल धनायन बनेगा वो अनस्टेबल होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अपन देखो इसमें एक लाइन और लिखनी है, हैलो एरीन में स्व आयनन से बना फेनिल धनायन कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है, ठीक है ना। लास्ट में वही लाइन लिखनी है, अतः हैलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होगा। इसको भी उतार लेना, संभावित प्रतिकर्षण, फोर्थ जो रीजन है अपने, देखिए ये लीजिए संभावित प्रतिकर्षण। देखो क्या है कि अपन बात करें हैलो एरीन की, तो हैलो एरीन में इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये लीजिए। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, रिच होगा। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन धनी और ये भी इलेक्ट्रॉन धनी, दोनों ही पैसे वाले हैं भैया। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसमें बनेगी नहीं इनमें। ये लीजिए,
ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉन धनी के कारण क्या होगा, संभावित प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, संभावित, अपने मतलब ऐसा माना गया है कि इनमें प्रतिकर्षण होता है, संभावित प्रतिकर्षण होता है यहाँ पर। और इस प्रतिकर्षण के कारण इसकी जो रिएक्टिविटी होगी SN1 अभिक्रिया के प्रति वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शंस, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। SN मतलब सत्यनारायण नहीं है यहाँ पर, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इस तरीके से ये अपने 4 कारण हो गए हैं कंप्लीट। पहला था अणुनाद प्रभाव, दूसरा था CX बंध में कार्बन परमाणु के संकरण के कारण, तीसरा था फेनिल धनायन का स्थायित्व, और फोर्थ जो रीज़न था वो अपने था संभावित प्रतिकर्षण। तो इन 4 कारणों के कारण हैलोएरिन की जो क्रियाशीलता होती है वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति कम होती है। ये 4 कारण हो गए बेसिकली। अब अपने को प्रश्न के हिसाब से आंसर देना, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो अपन अणुनाद प्रभाव का आंसर देकर भी वहाँ पर उसका आंसर दे सकते हैं, मतलब अणुनाद प्रभाव का उदाहरण दे करके, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा प्रश्न आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये ज़्यादा मैटर, फिर उसको एक दो जो 4 रीज़न है, चारों के चारों रीज़न भी अपन लिख सकते हैं। जैसे 4 रीज़न लिख दिया आपने, भाई ये 4 कारण है और पहला कारण का थोड़ा सा विवरण दे दिया। तो इस आधार पर अपन, मतलब मार्क्स के आधार पर अपन उसके आंसर का क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, भाई कितना अपने को वहाँ पर लिखना है। मोस्टली जैसे 2016 में और 2019 में जो प्रश्न आए हैं वो 1-1 नंबर के प्रश्न ही आए हैं, तो वहाँ पर अपन केवल अणुनाद प्रभाव की व्याख्या भी वहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, उपरोक्त 4 कारण होते हुए भी हैलोएरिन कम क्रियाशील है, परंतु विशेष परिस्थितियों में हैलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। अब वो विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं और कौन से उत्पाद बनाता है उसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखो लिख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन बढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तो अपन इसमें लिख सकते हो कि भाई कम क्रियाशील होने के बावजूद भी ये विशेष परिस्थितियों में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो अपन देखो इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के अध्ययन करेंगे, उनकी तुलना करेंगे और उनकी रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब हैलोएरिन की अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं। पहली कंडीशन है NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 वायुमंडलीय दाब लेंगे। फिर इसकी सेकंड कंडीशन है, इसको एसिडिक मीडियम देंगे क्योंकि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनता है अभिक्रिया में। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये बन जाएगा अपने OH, ये कंपाउंड बनता है। लेकिन देखो समझने वाली बात क्या है, वो अपने को यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि जैसे ही अपन यहाँ पे NO2 ग्रुप बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए इसकी पैरा पोजीशन पे अपन ने NO2 ग्रुप जोड़ दिया Cl, तो होगा क्या, ये अभिक्रिया अपेक्षाकृत कम ताप पर ही संपन्न हो जाएगी। NaOH और अभिक्रिया 443 केल्विन पर ही संपन्न हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन है H+, ठीक है। और यहाँ पे Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा अपने OH, ये लीजिए NO। इसी प्रकार फोर्थ रिएक्शन है कि अपन NO2 ग्रुप को और बढ़ा दें, और जब NO2 ग्रुप को बढ़ाया तो इसकी क्रियाशीलता इस अभिक्रिया के प्रति और बढ़ गई। और ये जो अभिक्रिया है जहाँ 443-623 केल्विन पर हो रही थी, अब वो अभिक्रिया 368 केल्विन पर ही संपन्न हो गई, ये लीजिए। और यहाँ पर बन गया फिनॉल वाला कंपाउंड बनेगा जिसमें नाइट्रो प्रतिस्थापी इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे, ये लीजिए। और 1 2 3 सॉरी थर्ड है और ये फोर्थ रिएक्शन है। जैसे ही NO2 ग्रुप इसकी दोनों ओर तो NO2 दोनों ओर तो और एक पैरा पर जुड़ा हुआ हो, तो ये जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा और जल में जो OH- है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा और यहाँ पर आ जाएगा OH NO2 NO2 NO2, ये लीजिए। एक विशेष प्रकार का कंपाउंड है, इसको बोलते हैं 2 4 6। देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये 1 पोजीशन हो गई, ये सेकंड 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये लीजिए। इसी प्रकार से है जिसको अपन पिक्रिक एसिड भी कह सकते हैं, ये लीजिए, इसका एक विशेष नाम है पिक्रिक एसिड।
इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। इसको अपन क्या बोलेंगे 1 2 3 4 4 नाइट्रोफिनॉल, और इसको अपन क्या बोलेंगे फिनॉल। अब देखो ओवरऑल यदि अपन रिएक्शंस को देखें तो इसमें अपने को एक बात ऑब्जर्व हो रही है, वो ये है कि जब अपन हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन की पर NO2 समूह की संख्या बढ़ाते हैं तो इसकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ती चली जाती, देखिए ठीक है ना। इन रिएक्शंस को देखने से स्पष्ट हो रहा है। अब उनमें भी इसकी ऑर्थो और पैरा पर यदि अपन जोड़ते हैं तब तो क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, और मेटा स्थिति पर यदि NO2 होता है तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस रीज़न को अपन पढ़ेंगे इसकी अनुनादी संरचनाओं के आधार पर, क्योंकि मेटा वाला कंपाउंड मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया। पहला जो रीज़न है भाई NO2 समूह की संख्या बढ़ रही है तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ रही है, वो क्या है, क्योंकि NO2 समूह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर लेगा, और जब बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो आसानी से होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्वयं इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो वो आसानी से उसको अटैक करने में आसानी रहेगी। और जैसे जैसे अपन NO2 समूह बढ़ाते चले जाएंगे उसकी जो रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन के टुवार्ड SN रिएक्शन के प्रति क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसमें एक कारण तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है कि जैसे ही वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर एक मीजेनहीमर कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब वलय में घूमता है, उसका स्थायित्व NO2 समूह के जुड़ने से क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो दो तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है। पहले एक बार आप इन रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके जो रीज़न है भाई NO2 समूह को अपन बढ़ाते हैं तो क्रियाशीलता क्यों बढ़ती है उसको अपन समझेंगे। एक बार उतार लीजिए इसे। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनता है कि जब, इसमें भी एक विशेष बात है कि जब NO2 समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति से जुड़ता है तो हेलोएरिन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ जाती है, परंतु जब NO2 समूह इसकी मेटा स्थिति पर जुड़ता है तो इसकी क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए देखो ये प्रश्न भी आ सकता है, वैसे भी आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है स्टेटमेंट वाइज, फिर आपको समझाना पड़े। तो देखो दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि जब NO2 समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ रहता है, कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसकी हेलोएरिन की क्रियाशीलता क्रिया के प्रति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परंतु जब NO2 समूह इसकी मेटा स्थिति पर अटैच होगा तो इसकी क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है उसको अपन इसकी मैकेनिज्म से समझेंगे। मैकेनिज्म की तो
इसकी जो मैकेनिज्म है उसको ARSN2 मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, इसलिए यहाँ पर AR। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 2 का मतलब इस अभिक्रिया की होती है 2। और इस अभिक्रिया में एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको अपन कहते हैं मेसेनहीमर संकुल। तो देखिए किस प्रकार से होती है। ये अपन ने एक साधारण हेलोबेंजीन का उदाहरण लिया, इसमें अपन ने क्लोरोबेंजीन लिया है। अब इस क्लोरोबेंजीन पर अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। चूंकि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा पर NO2 समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो रीजन पढ़ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक स्थिति पर, तो मान लीजिए अपन ने पैरा स्थिति पर NO2 समूह को जोड़ दिया, एक स्थिति को लेंगे, उसके आधार पे बाकी 2 संरचनाएं भी आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल जो होता है OH माइनस लेंगे, वो अटैक करता है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है। तो हेलोजन कहाँ पर है, इस वाली स्थिति पर। जैसे अटैक करेगा ये यहाँ पर, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। तो वो देखिए किस प्रकार से मूव करेंगे। तो ये वाला जो स्टेप है वो अपना होता है स्लो स्टेप, ये और स्लो स्टेप में जो भाग लेता है उस पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2। अब देखिए जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से संरचना का निर्माण हो जाएगा, माइनस यहाँ पर Cl और यहाँ पर OH, ठीक है। और ये पहले से जो बने हुए हैं उनको एज इट इज अपन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अनुनाद में है, एकांतर क्रम में है, सॉरी, ये क्या होंगे, अनुनाद होगा यहाँ पर, ये इस तरफ मूव करेगा और ये यहाँ। तो इस तरीके से अनुनादी संरचना बन जाएगी। इसी प्रकार देखिए माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये पहले से उपस्थित है Cl और अपने OH। इसी प्रकार ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ एकांतर क्रम में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अनुनाद होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे इस तरीके से, Cl OH नेगेटिव चार्ज और ये इस तरीके से NO2। अब इसमें क्या होगा, देखो ये वापस से इस तरफ मूव करेगा। तो ये जैसे ही यहाँ आएगा ये Cl क्या करेगा, बाहर। तो इसमें देखो इस तरीके से बन जाएगा, ये फास्ट स्टेप होगा और इसमें इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। ये आ गया अपने OH और ये अपने हो गया NO। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको अपन बोलते हैं मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज मूव करता है इसमें। और ये हो गया Cl और ये हो गया, इसको अपन कहते हैं मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ तक का ये हो गई इसकी मैकेनिज्म, जो कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अब इन अनुनादी संरचनाओं को यदि अपन देखें तो इनमें देखो ये वाली संरचना है, ये और ये 3 संरचनाएं हैं। इन तीनों में यदि तुलनात्मक रूप से अपन देखें तो स्थायी कौन सी संरचना है, ये वाली ज़्यादा स्थायी है। मतलब ये वाली जो संरचना है इसमें सेकंड वाली वो मोर स्टेबल होती है। और वो क्यों होती है, देखो समझिए, जहाँ पर NO2 समूह प्रेजेंट है वहाँ पर ऋणावेश आ रहा है, और NO2 समूह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, यहाँ से अपनी ओर लेके जाएगा। तो जब यहाँ पर आवेश कम होगा तो इसका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन तीनों संरचनाओं में ये एक मोर स्टेबल संरचना का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार मान लीजिए कि NO2 समूह यहाँ ना होकर के इसकी ऑर्थो स्थिति पर होता, तो ऑर्थो स्थिति पर होता तो इन तीनों में से कौन सी संरचना स्टेबल बनती, इन तीनों में से संरचना बनती ये वाली स्टेबल, ठीक है ना, जो आपको बनानी है, होमवर्क है ये आपका। ये वाली स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, मतलब ऑर्थो और पैरा में दोनों में स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है। अब मेटा का देख लेते हैं। अब मेटा होता तो कहाँ पर, इस वाली स्थिति पर या इस वाली स्थिति पर होता। जब इस वाली और इस वाली स्थिति पर होता तो देखिए इनमें ऐसी कोई संरचना, स्थायी संरचना का निर्माण नहीं होगा जहाँ पर NO2 अटैच है मेटा स्थिति पर और वहाँ पर ऋणावेश, क्योंकि ऋणावेश यहाँ मेटा स्थिति पर नहीं आता है। तो जब NO2 समूह मेटा स्थिति पर होगा तो ये जो कार्ब एनायन बन रहा है इसमें उसका स्थायित्व नहीं बढ़ता या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु जब NO2 समूह ऑर्थो व पैरा स्थिति पर होगा तो इस मेसेनहीमर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जब NO2 समूह ऑर्थो और पैरा पर होगा तो इसकी क्रियाशीलता, हेलो एरिन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ जाती है, और जब मेटा स्थिति पर होता है तो इसकी क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपके हो गया मैकेनिज्म वाला पार्ट। अब इसमें आपका होमवर्क ये है, एक बार आपको NO2 ऑर्थो पे जोड़ना है, मेटा पे जोड़ना है, वो आपको संरचनाएं बनानी है।
इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अणुवादी संरचना अपन ने पढ़ ली थी। अब इसका कथन में स्टेटमेंट वाइज अपन कैसे लिखेंगे कि उपरोक्त अणुवादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि जब NO2 समूह हेलोएरिन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर से जुड़ा होता है तो इसकी अभिक्रिया में बनने वाले कार्ब एनायन का स्थायित्व क्या रहता है, बढ़ जाता है। और कार्ब एनायन का स्थायित्व बढ़ेगा तो ऑर्थो व पैरा NO2 समूह हेलोएरिन पर जुड़े हुए हैं तो उनकी क्रियाशीलता इस अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये परंतु जब NO2 समूह हेलोएरिन की मेटा स्थिति से जुड़े रहते हैं तो इसकी अभिक्रिया में बनने वाले, जब मेटा स्थिति पर अटैच होंगे तो इसकी अभिक्रिया में बनने वाले कार्ब एनायन के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब इसके स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसकी क्रियाशीलता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपने हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का कंप्लीट उदाहरण, मैकेनिज्म और ये स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, जो कि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे जैसे कि DDT है, जैसे कि फॉस्जीन गैस का निर्माण, क्लोरोफॉर्म का उपयोग, आइडोफॉर्म का उपयोग इत्यादि। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।